हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है हमारा बेस्ट साइंस के एमसीक्यू का 4th वीडियो। ठीक है, ये जो वीडियोस है हमारी पीडीएफ के ऊपर बेस्ड है। जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डाली जा चुकी है। ठीक है, ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे पहले ही डाल दी थी, जिसको आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना था। अब इनका ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जिसके अंदर आपको 15 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पॉइंट मिलेंगे, जो सीधे आपके पेपर में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आरआरबी जेई में तो कम से कम, आरआरबी जेई के तो सीबीटी 1 में तो 4-4 क्वेश्चन भी देखने को मिले। ठीक, तो इसको समझते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, सबसे पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC बोलते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर इज मैंडेटरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की एक गैस होती है, तो इससे फ्री मतलब इससे मुक्त जो रेफ्रिजरेटर, जो इसके बिना काम करते रेफ्रिजरेटर, वो कंपलसरी कर दिए गए हैं बनाना। क्या कर दिया गया? मैंडेटरी कर दिए गए हैं कि अब दुनिया भर में यही रेफ्रिजरेटर बनाने, यही वाले फ्रिज बनाने हैं। तो यह ओजोन डिप्लीशन को किस प्रकार रोकते हैं? दुनिया भर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। यह ओजोन क्षरण को कैसे रोकता है? ठीक है, तो क्या है, हमारा जो ये है धरती, ये हमारी है धरती, इसके ऊपर है वायुमंडल। वायुमंडल में कौन सी परत है? एक ओजोन गैस मिलती है। यहाँ पे कौन सी गैस मिलती है? ओजोन गैस। यह है हमको यूवी रेडिएशन से बचाती है। यूवी का मतलब होता है पराबैंगनी। किससे बचाती है? बैंगनी किरणों से बचाती है। ये पराबैंगनी किरणें क्या करती है? कैंसर करती है। क्या करती है? कैंसर और कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। कैटेरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। ठीक है, तो ये जो ओजोन गैस होती है, ये हमको ओजोन जो है, ये हमको पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन लेयर को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक है, तो अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बिना रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? तो इससे हमको ये फ़ायदा होगा, दिस विल रिड्यूस द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट रिएक्ट विथ ओजोन मॉलिक्यूल। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके निकलने वाले CFC को कम करेगा। ठीक है, तो जिससे अगर CFC कम हो जाएंगे तो हमारी ओजोन लेयर भी क्या हो जाएगी? सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट बताता हूँ जो आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। पहली बात, CFC क्या होता है? तो CFC क्या होता है? तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये तत्व होते हैं जो किस में यूज़ करते हैं? तो ये गैस के रूप में मौजूद होता है। किसके रूप में मौजूद है? गैस के रूप में। ये हमारे AC में यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे फ्रिज में यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में यूज़ होता है। और हमारी जो डिओड्रेंट की कैन होती है ना, जो भी हमारी जो स्प्रे वगैरह की कैन होती है, डिओड्रेंट स्प्रे की जो कैन होती है, उसमें क्या यूज़ होता है? CFC यूज़ होता है। ठीक है, अब ये CFC क्या करता है? तो ये CFC जो रहता है, ये क्या करता है? ओजोन को ख़त्म कर देता है। ओजोन को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। जिसका एग्जाम्पल क्या है? तो जिसका एग्जाम्पल जो पेपर में आया है उसको बोलते हैं ओजोन होल। क्या बोलते हैं? ओजोन होल या ओजोन छिद्र। ओजोन की जो परत है उसमें क्या हो गया? एक छेद हो गया है। वो कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है एंटार्कटिक। एंटार्कटिक। जैसे ये हमारी धरती है, ऊपर का जो गोलार्ध है और नीचे का जो गोलार्ध है, ऊपर के गोलार्ध को बोलते हैं आर्कटिक, नीचे के गोलार्ध को बोलते हैं एंटार्कटिक। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ओजोन होल हो गया है एंटार्क्टिका में। ये डिस्कवर कब किया गया था? ओजोन होल डिस्कवर कब किया गया था? तो ये पेपर में आया है 1985 में डिस्कवर किया गया था। 1985 में ओजोन होल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, एक बात और याद रखना, ओजोन परत को नापा कैसे जाता है? मेजर कैसे करते हैं? तो ओजोन को मेजर करते हैं डॉब्सन इकाई में, डॉब्सन यूनिट में। ओजोन को मेजर किया जाता है डॉब्सन यूनिट में। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरा, ओजोन मिलती कहाँ पे? मिलती कहाँ पे ओजोन? तो ओजोन मिलती हमको स्ट्रेटोस्फियर में है। स्ट्रेटोस्फियर, ये हमारे वायुमंडल की परत होती है, स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे हमको क्या मिलती है? हमारी ओजोन लेयर मिलती है। ठीक है, ओजोन की परत मिलती है। एक बात और याद रखनी है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, है ना, जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल मतलब ये नियम कानून बनाते हैं कि जिससे हम हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकें, ठीक है। तो एक प्रोटोकॉल आई थी जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसका क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल की संधि। पहली बात तो इसकी डेट पूछी जाती है, 1987 में ये संधि की गई थी। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गई थी। इसका एम क्या था, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था, एम क्या था इसका? इसका एम था कि फेज आउट CFC, यानी CFC बनाना, उपयोग करना अब बंद कर दो, ठीक है। इसका ये काम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आपको प्रोटोकॉल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाला जा चुका है इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल नाम से, तो आपको देखना ज़रूरी है। उसमें एक ही वीडियो में सारी प्रोटोकॉल्स को कवर किया है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जीके समझ के कर लीजिए आप या एनवायरनमेंट समझ के कर लीजिए, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ मैं, ओजोन क्या होती है? ओजोन एक पॉइजनस जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है एक, पहली बात तो याद रखना है। मतलब हम इसको डायरेक्ट सांस ले लेंगे तो हमारे लिए जहरीली है, लेकिन हमारी रक्षा भी यही करती है, ठीक है। तो ओजोन एक क्या है? जहरीली गैस है। दूसरी बात, अब पूछा जाता है कि ओजोन दिखती कैसी है, तो ओजोन जो रहती है O3, ठीक है, ये O3 के रूप में मौजूद है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के रूप में मौजूद है हमारी ओजोन, ठीक है। अगली बात, ये बनती कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये भी ALP के पेपर में आया है, ठीक है। ओजोन बनती कैसी है, तो ओजोन के स्टेप्स ये होते हैं कि मान लीजिए हमारे वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है। अब क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन पे क्या होता है, UV लाइट पड़ती है। क्या पड़ती है? UV लाइट पड़ती है। तो ये एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन में टूट जाती है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है और ये परमाणु में टूट जाती है, परमाणु ऑक्सीजन में टूट जाती है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन में टूट गई। अब ये 2 ऑक्सीजन आगे जाके एक ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही, ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है, ये भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये भी O3 बना लेगी और ये भी O3 बना लेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ओजोन बनी कैसे, तो ऑक्सीजन गैस जब UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या पराबैंगनी किरणों के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तो ये परमाणु ऑक्सीजन में टूटती है। फिर परमाणु ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बनाती है? ओजोन बनाती है। तो ये याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन भी उसी से जुड़ा हुआ है कि ओजोन फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन एटम्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओजोन जो होती है एक तो मुक्त ऑक्सीजन यानी O और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनती है, जो पिछले क्वेश्चन में सिखाया, ठीक है। तो पूछा गया है हाउ डू फ्री ऑक्सीजन एटम फॉर्म एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारी मुक्त ऑक्सीजन है, मुक्त ऑक्सीजन का मतलब क्या है, यह कैसे बनी? तो कैसे बनी, सीधे बताया गया है कि जब ऑक्सीजन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणें पड़ती है। ये पराबैंगनी किरणें देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये पराबैंगनी किरणें पड़ी है ना, तो हमारी क्या बन गई? मुक्त ऑक्सीजन बन गई। तो उसी ऑप्शन को हम देखेंगे, कहाँ है ऑप्शन है, तो देखो ये रहा हमारा ऑप्शन, हाउ डू फ्री ऑक्सीजन एटम फॉर्म एट हायर लेवल, ठीक है। तो कैसे? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि O2 जो होता है वह मुक्त ऑक्सीजन यानी O+O में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? जब उस पर हाई एनर्जी UV रेडिएशन पड़ेंगे, या फिर हिंदी में बोलें क्या, उच्च ऊर्जा पराबैंगनी, ऑप्शन बी था, उच्च ऊर्जा पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में विभाजित करके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, ये एक्सप्लेनेशन को पूरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। बोला गया है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की। मतलब हमारा कुछ भी चीज़ वेस्ट हो रही है, कुछ भी हमारा जो रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब होता है हमारा कुछ भी साधन है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं उस साधन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ठीक है, और हमारा वेस्ट कम से कम हो। तो वेस्ट कम से कम हो उसके लिए हम लोग एक टेक्निक अपनाते हैं जिसको 3R टेक्निक बोलते हैं। पहली बात तो याद रखना, पेपर में आ चुका है कि 3R टेक्निक जो होती है वो साधन को बचाने में उपयोग की जाती है। अब पहले साधन को बचाने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि साधन का मतलब
जितना हो सके उतना हम लोग ठीक उपयोग करें, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक चरणबद्ध तरीके से चलना पड़ता है, एक स्टेजेस में चलना पड़ता है। तो हिंदी में भी दिया है, अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम का क्रम सर्वाधिक से कम अनुकूल की तरफ क्या है, मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वेस्टेज को जितना हो सके रोका जा सके। तो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, रीयूज़ कर सके, हम पुनः उपयोग कर सकें, ठीक है, हम उस चीज़ को वापस से उपयोग कर सकें। तीसरा, अगर मान लो वो चीज़ उपयोग लायक नहीं बची है, वो चीज़ उपयोग लायक नहीं बची है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, मतलब उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर वो रिसाइकल भी नहीं होती है, मान लीजिए रिसाइकल भी नहीं हो पा रही है, तो हम उसका क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। डिस्पोजल मतलब उसको ठिकाने लगा देंगे, यानी निपटा देंगे उसको, क्या कर देंगे, उसको निपटा देंगे, ठीक है। तो ये जो आखिरी के 3 स्टेप है, क्या, रीयूज, रिसाइकल, है ना, ये जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये हमारे 3R चरण के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 3R चरण जो होता है, एक और पेज ले लेते हैं। 3R चरण क्या होता है, तो 3R चरण जो होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये पेपर में पूछा गया है। 3R चरण क्या होता है, तो बोलना रिड्यूस यानी कम से कम उपयोग करो, रीयूज यानी फिर से उपयोग करो, और रिसाइकल का मतलब उसको फिर से सही, मतलब उसको दूसरा रूप में हम लोग बना दें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रिवेंशन, रीयूज, रिसाइकल और डिस्पोजल, रोकथाम, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और निपटान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। अब कल जैसे कल की वीडियो में बताया था कि एक फूड चेन होती है, तो इसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं। सबसे नीचे मान लो क्या है, ग्रास यानी घास, घास खाई किसने, काऊ ने, मान लो गाय ने घास खाई, और गाय को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, ठीक है। अब ये ट्रॉपिक लेवल आप देखेंगे, ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं या पोषक स्तरों की संख्या जो रहती है, ट्रॉपिक लेवल या पोषक स्तरों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, तो आपको एक नियम पढ़ाया गया था, लिंडमैन का 10% नियम, लिंडमैन का 10% लॉ। लिंडमैन का 10% लॉ क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पोषी स्तरों पर, जैसे जैसे हम पोषी स्तरों पर ऊपर जाएंगे, पोषी स्तरों पर ऊपर जाएंगे, हमारी ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऊर्जा कितनी होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऊपर सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाती है, 10% ऊर्जा ही ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये लिंडमैन ने कहा था कि जितनी भी ऊर्जा नीचे है उसका सिर्फ 10% ही ऊपर जाता है। तो सोचो 10% मान लो पहले 100 थी, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, तो एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी, इसलिए ये पोषी स्तर या ट्रॉपिक लेवल भी कम रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारा जो ट्रॉपिक लेवल है ये कम क्यों होते हैं, क्योंकि डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, जैसे जैसे हम उच्च पोषी स्तरों पर जाते हैं हमारी ऊर्जा में कमी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। बोला गया है, व्हाट आर द मेथड ऑफ बाय विच एनर्जी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी। हम लोग जो कचरा रहता है, कचरे को भी जलाकर उससे बिजली बना सकते हैं। वेस्ट से हम क्या क्या बना सकते हैं, हम वेस्ट को जला के हम लोग उससे हीट बना सकते हैं, हम लोग उसी हीट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। वेस्ट को हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि व्हाट आर द मेथड बाय विच एनर्जी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी, यानी हम लोग अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग कचरे को जला के ऊर्जा बना सकते हैं, यानी हीट बना सकते हैं। हम लोग उस हीट का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बना सकते हैं। तो ऊष्मा भी सही है, विद्युत भी सही है। अब ये को जनरेशन क्या है, ये को जनरेशन क्या है, को जनरेशन का मतलब होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी साथ में बनाना, यानी गर्मी और बिजली साथ में बनाना। तो ये भी हम कर सकते हैं किसके द्वारा, वेस्ट को उपयोग करके, वेस्ट को रिकवर करके। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। तो पूछा गया इनमें से सही कौन कौन है, तो इसमें से सही कौन सा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ जीके से जुड़े हुए फैक्ट हैं जो हमको ध्यान रखने हैं।
क्या है, अगले पेज पे ले लेता हूँ। ये फैक्ट जो है ये एएलपी के पेपर में भी आए हैं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी आए हैं, ये सीजीएल के पेपर में भी आए हैं और ये पिछली ग्रुप डी के पेपर में भी आए हैं। आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फैक्ट बताना चाह रहा हूँ वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है जो हम गर्मी का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं उसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। हम लोग कोयला जलाते हैं, कोयले से क्या, थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है, हम लोग कोयला जलाते हैं, कोल यानी कोयले को हम बर्न करते हैं जिससे हमारे को क्या मिलती है, हीट मिलती है। इस हीट से क्या करते हैं, वाटर बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल करके हमारी क्या बनती है, भाप बनती है यानी स्टीम बनती है। इस स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, इस स्टीम से टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से क्या बनती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है जनरेटर के उपयोग से। किसके, जनरेटर के उपयोग से। तो बोला गया है हमारे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट है कुछ इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन है। तो देखो एक है रिहांड थर्मल पावर प्लांट। रिहांड थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, यूपी में है। तो डायरेक्ट पूछा गया कि रिहांड थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, यूपी में है। अगला जो है वो है सुसान पावर प्लांट। सुसान पावर प्लांट ये कहाँ पे है, तो सुसान पावर प्लांट एमपी में है, ठीक है। अगला अगला जो है तलचर सुपर पावर प्लांट। एक तलचर सुपर पावर प्लांट है, यह तलचर नाम के जिले में है, उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा राज्य के तलचर में है, ठीक है। अगला जो है वो है तिरोड़ा पावर प्लांट। अगला जो है तिरोड़ा पावर प्लांट, ये भी कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये पावर प्लांट हमको ध्यान रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आए हुए हैं सारे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन केमिकल इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है ये केमिकल इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। केमिकल इक्वेशन के लिए हमने एक वन शॉट वीडियो डाला है, उस वन शॉट वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ एन आयरन विथ स्टीम। यानी लोहा जो होता है उसको हम भाप से अभिक्रिया करवाएंगे, लोहे की भाप के साथ दीर्घकालिक अभिक्रिया करने पर कौन सा लोहा ऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। अब जिसने ये चीज़ पढ़ रखी है वो सीधे आंसर क्या कर देगा, Fe3O4, Fe3O4 बनेगा। सीधे आप आंसर कर सकते हैं, क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा। सीधे आंसर कर सकते हैं आप Fe3O4। लेकिन कैसे Fe3O4 बना, तो देखो लोहा जो होता है वो Fe होता है जिसको हम सॉलिड में मानते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम भाप के साथ, पानी की भाप के साथ। अब पानी की भाप भी पानी ही रहता है, तो मैंने क्या लिख दिया है, स्टीम है यानी गैस के फॉर्म में, ठीक है। और लोहा कैसा रहता है, रेड हॉट यानी जो लाल लोहा रहता है ना एकदम गर्म, उसके ऊपर हम लोग भाप भेजते हैं तो क्या बनता है, Fe3O4, है ना। और प्लस क्या मिलती है, H2 गैस मिलती है। हमको H2 गैस से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, Fe3O4 से मतलब है, जो हमारा आंसर था, ठीक है। एक और बात पूछी जाएगी, ये रिएक्शन किस टाइप की है, ये रिएक्शन किस टाइप की है, तो ये रिएक्शन एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स, मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये आप हमारे केमिकल इक्वेशन के वन शॉट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें पूरा कवर किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इससे जुड़ा एक फैक्ट और बता देता हूं मैं इसको, यहीं पे कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्या होता है कि कुछ मेटल की रिएक्टिविटी होती है, मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग तत्वों से, मेटल की अभिक्रिया कैसे करी जाती है अलग अलग तत्वों से। ये सीधे क्वेश्चन आया है एएलपी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी के अंदर, किसमें, इन एग्जाम्स में डायरेक्ट आया गया है, ठीक है। तो यहाँ में मैं कंप्लीट एक साथ लिख देता हूँ, आपको सिर्फ इसको ध्यान रखना है। क्या, पहला याद रखना है, मेटल धातु जो रिएक्ट करती किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठंडे पानी के साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाली धातु कौन कौन सी है, तो कोल्ड वाटर के साथ एक तो रिएक्ट करती लिथियम, जिसको हम Li बोलते हैं, लिथियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है। अगली है सोडियम,
सोडियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है। और अगली है पोटेशियम। पोटेशियम ये भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है। तो पहली बात तो याद रखना, कौन सा मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। अगला पूछा जाता है, एक बात और याद रखना, जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो ये भी पेपर में पूछा गया है। एक बात और ये देख लीजिए आप, हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। हाइड्रोक्साइड किसका बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इससे जुड़ा अगला पॉइंट अगले पेज पे ले लेते हैं। ठीक है। अब अगला वो बताते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मेटल रिएक्शन विथ हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी से कौन सा धातु हमारी रिएक्शन करता है, तो एक ही धातु जो गर्म पानी से रिएक्शन करवाता है वो है मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं हम Mg। ठीक है। ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। अगला पूछा जाता है कौन सा मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन कराता है। स्टीम का मतलब होता है वाष्प। कौन सा मेटल वाष्प के साथ रिएक्शन करवाता है। ठीक है। तो अभी जो पिछले क्वेश्चन में देखा है, एक तो हमारा आयरन, लोहा, जिसको हम Fe बोलते हैं। अगला है हमारा जिंक, जिसको Zn बोलते हैं। और अगला है हमारा एल्यूमिनियम, जिसको हम Al बोलते हैं। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। फिर पूछा जाता है कि कौन से मेटल जो है जो ना पानी से रिएक्ट करेंगे, ना गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे, ना ना भाप से रिएक्ट करेंगे। मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ, किसके साथ नहीं रिएक्ट करेंगे, कोल्ड, हॉट और वेपर। ना वो कोल्ड के साथ रिएक्ट करेंगे, ना वो हॉट के साथ रिएक्ट करेंगे, ना वो वाष्प के साथ रिएक्ट करेंगे। तो वो मेटल कौन कौन से हैं, तो वो मेटल है एक तो हमारा कॉपर। कॉपर किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। सिल्वर, जिसको हम Ag भी बोलते हैं। कॉपर को हम लोग Cu बोलते हैं। और Au का मतलब होता है गोल्ड, जिसको हम लोग औरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औरम। इसका नाम क्या होता है, लैटिन भाषा में औरम नाम होता है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको जो ध्यान रखने हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हो गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ नॉन मेटल विच इज यूज टू प्रिजर्व द फूड मटेरियल। खाने को बचाने के लिए, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त कौन सी अधातु। अधातु मतलब जो धातु नहीं है। ठीक है। तो याद रखना, खाने को, मैंने जो एक वीडियो बनाया था केमिकल रिएक्शन का, उसमें भी ये बताया गया था कि जो हमारी चिप्स की पैकेट होती है, चिप्स की पैकेट होती है, चिप्स के पैकेट में हम लोग कौन सी हवा भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जो क्या रोकती है, ये क्या स्टॉप करती है, ये रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जो सड़न, जो बदबू आती है ना, उसको रोकता है कौन, नाइट्रोजन गैस। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऐसा नॉन मेटल होता है जो खाने के संरक्षण में मदद करता है। इसको हम चिप्स के पैकेट में भी डालते हैं, जो भी तली भुनी चीज़ें रहती हैं उसके पैकेट में भी हम इसको उपयोग करते हैं। ठीक है। अब कुछ फैक्ट जो बताना चाह रहा हूँ मैं, अगले पेज पे देख लेते हैं। सबसे पहला, नाइट्रोजन जो है, इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी, ये ग्रुप डी में आया है। इसकी खोज की थी रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने। रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने नाइट्रोजन की खोज की थी। ठीक है। अगला पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी यानी संयोजकता, नाइट्रोजन की वैलेंसी या संयोजकता कितनी है, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो है +3। +3 का मतलब होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन है ना त्याग सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है नाइट्रोजन। ठीक है। अगली बात जो है वो ग्रुप डी के पेपर में आई है। ग्रुप डी के पेपर में आई है क्या, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन N2 बॉन्ड। नाइट्रोजन जो होता है एक N2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, दो नाइट्रोजन बनाते हैं। तो दो नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं, तो देखो एक नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, तो एक नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 2 3, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन है उसकी भी वैलेंसी कितनी है, तो उसकी भी वैलेंसी 1 2 3, ठीक है। अब क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने देगा, और ये क्या बना लेंगे, ये क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड, ठीक है। तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन N2 बॉन्ड, N2 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगे, तो आप बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन लगे, ठीक है। तो पेपर में सीधे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लगे, 6 इलेक्ट्रॉन लगे नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। अगली बात, ये देख रहे हैं आप कि 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड किस प्रकार का है, बॉन्ड टाइप नाइट्रोजन में किस प्रकार का बॉन्ड है, तो आप बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बन रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगला एक जो टॉपिक पूछा गया है हर एग्जाम में वो होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब किस तत्व में कितने एटम होंगे, किस तत्व में कितने परमाणु होंगे, ये CGL वगैरह में और ग्रुप डी में आया है। तो देखो अगर एक एटम है, अगर एक एटम है तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। उसको क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब जिसके तत्व में एक ही एटम होता है, ठीक है, एक ही परमाणु होता है। तो देखो हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, हीलियम, ये हीलियम है, ठीक है, हीलियम के नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब ये मोनो एटॉमिक। नियॉन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, ये भी मोनो एटॉमिक। आर्गन, आर्गन के नीचे कुछ नहीं लिखा, ये भी मोनो एटॉमिक। अगली है क्रिप्टॉन, ये गैस होती है, इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा है, मोनो एटॉमिक। और बाद में है जीनॉन, ये भी किस प्रकार की गैस है, तो इसमें भी एक ही एटम है, तो ये भी क्या है, मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है हमको, ये तो मोनो एटॉमिक बताया। अगला जो होता है वो डाई एटॉमिक, जब दो एटम आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक। डाई का मतलब भी होता है दो, डाई एटॉमिक। ऐसे तत्व जिसके अंदर दो एटम है उसको क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक। तो देखो हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन गैस को हम N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस को हम O2 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो दो एटम से मिलके बना है वो, ठीक है, दो दो एटम से मिलके बना है वो। ठीक है। तीसरा, तीसरा जो होता है 3 एटम वाले होते हैं, कितने एटम वाले, 3 एटम वाले। इसको बोलते हैं हम ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम वाला। तो ट्राई एटॉमिक वाला एक ही होता है जिसको हम बोलते हैं ओजोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन। अभी ऊपर पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। अगला, इसके अलावा जब 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक, ठीक है, बहु एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें 3 से ज़्यादा हो, जिसमें 3 से ज़्यादा एटम हो, ठीक है। तो बहु एटॉमिक में कौन कौन आता है, तो एक हमारा आता है हमारा P4 यानी फॉस्फोरस, P4 यानी फॉस्फोरस, ठीक है। अगला जो आता है S8, S8 कौन सा होता है, सल्फर। तो पूछा जाता है फॉस्फोरस में कितने एटम होते हैं, तो बोलेंगे 4। सल्फर में कितने होते हैं, बोलेंगे 8, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज से जुड़ा हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये रिएक्टिविटी श्रृंखला जो है ये हमने केमिकल रिएक्शन वीडियो में कवर किया है, उसको आप जाके कंप्लीट एक बार देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन वीडियो के अंदर इसको दे रखा है हमने, चैनल पे डला हुआ है, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो पहले हमको इसको जानने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज जाननी पड़ेगी। अगले पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। पहले हमको एक रिएक्टिविटी सीरीज जाननी है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को ट्रिक के साथ उस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में लिख देता हूँ। सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन, आयरन को Fe बोलते हैं, फिर आता है लेड जिसको बोलते हैं Pb,
फिर आता है हाइड्रोजन गैस, फिर आता है कॉपर जिसको Cu बोलते हैं, फिर आता है मरकरी, मरकरी माने पारा जिसको बोलते हैं Hg, फिर आता है सिल्वर और आखिरी में आता है Au, Au यानी गोल्ड। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमको समझना है कि रिएक्टिविटी हमको ऑप्शन में क्या दे रखी है। तो हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है, टिन, लेड, कॉपर। हमको क्या दिया है, टिन, लेड और कॉपर। ठीक है, तो देखो टिन, लेड और कॉपर, तो जो टिन होता है वो इसके ऊपर रहता है, यहाँ पे कहीं रहता है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख लेंगे। ठीक है, लेड हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कॉपर हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आएगा टिन, फिर आएगा लेड, फिर आएगा कॉपर। ठीक है, तो हमको ऑप्शन में देखना है कि हमारे ऑप्शन में ये ऑप्शन कौन सा है। तो देखो टिन, ये कलर लेते हैं। ठीक है, टिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, टिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर लेड, फिर कॉपर और आखिरी में मर्क्यूरी। तो इसको हमको ऑप्शन से सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये जो है हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में काम आता है ये, तो इसको आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, इसको जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं हम लोग, यानी BaOH होल ग्रुप ट्वाइस। ठीक है, तो एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है। तो देखो जब भी एक कलर वाली रिएक्शन है उसको आपको ऐसा का ऐसा याद करना है। तो पूछा गया है वो रिएक्शन कौन सी है और वो रिएक्शन हमें क्या दे रही है। ठीक है, तो सीधे हमको रिएक्शन याद रखना है, क्या बोला है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं BaOH होल ग्रुप ट्वाइस। ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमेशा याद रखना BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है, अब जब इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे बाद में, जब इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे, आप इक्वेशन को नॉर्मली ऐसे याद कर रख सकते हैं और बाद में एग्जाम में जाके इसको बैलेंस कर देंगे। तो अगर इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये जो बेरियम क्लोराइड है, ये जो बेरियम क्लोराइड है, ये व्हाइट कलर का तत्व होता है, व्हाइट कलर का तत्व होता है। ठीक है, व्हाइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाइट कलर का तत्व बन रहा है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन कंपेयर करेंगे जब, तो हमारी रिएक्शन कौन सी आ रही है, बी ऑप्शन, 2HCl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है बेरियम क्लोराइड और HOH। HOH को ही हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। ठीक है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये पेपर में आई हुई रिएक्शन है। ये एक प्रकार की क्या है, तो टाइप लिख लीजिए, ये एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन की वीडियो में आप जाके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक सुचालक है, सुचालक मतलब जो बिजली को ले जाता है। ठीक है, उसके अंदर बिजली जा रही है, उसको हमने लंबवत रखा है सॉरी, उसको हमने परपेंडिकुलर यानी लंबवत रखा है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कि एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, जो हमको लंबवत रखने को बोलेगा, समानांतर रखने को बोलेगा, वो एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर BIL साइन थीटा। ठीक है, F क्या है, तो ये हमारा बल है, बल यानी फोर्स। ठीक है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, तो आई है करंट यानी धारा, और एल का मतलब क्या है, लंबा, एल का मतलब क्या है, लंबाई यानी लेंथ। थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन कंडक्टर यानी जो सुचालक है वो एंड मैग्नेटिक फील्ड,
कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम, थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अगर जब सॉल्व करेंगे, हमको अभी बोला है थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो हमारा एफ है वो क्या लगेगा, तो BIL, सिर्फ एफ हमारा क्या लगेगा, BIL, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ बराबर BIL। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप देख के बता सकते हैं, क्या है, व्हाट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के आसपास का वो क्षेत्र क्या होता है जहां पे हम मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक बल का अनुभव कर सकते हैं। चुंबकीय बल का अनुभव कहाँ कर सकते हैं, तो चुंबकीय बल का अनुभव हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब चुंबक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं अगले पेज पे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सब पेपर में आया हुआ है, एक एक फैक्ट पेपर में आया हुआ है। सबसे पहले बताना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जो हमारा बिजली होती है, जो हमारे करंट होता है, उसके मैग्नेटिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अंग्रेजी में भी ओरस्टेड लिखना है, हिंदी में भी ओरस्टेड लिखना है आपको। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव किसके, करंट के। किसने खोज की थी, ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो RRB JEE के पेपर में आ चुका है और IB के पेपर में आ चुका है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में क्या आया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये एक प्रकार का मैग्नेट होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज एक तो स्मॉल मोटर, छोटी जो मोटर होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला MRI मशीन में यूज करते हैं। MRI मशीन का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा गया है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI मशीन का फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये जो कहाँ पे यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक बेल में भी यूज करी जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, जो हमारे घर की घंटी रहती है ना, उसमें भी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछे गए हैं, स्मॉल मोटर में यूज होता है, MRI में यूज होता है। MRI का फुल फॉर्म भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट का वह गुण विच वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द नेविगेटर एंड ट्रेवलर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। ठीक है, पुराने समय में मैग्नेट का कौन सा गुण का उपयोग किया जाता था जिससे कि नाविक लोग और यात्री लोग उसको उपयोग करते थे। नाविक और यात्री मतलब जो समुद्र में जहाज चलाते हैं। ठीक है, तो वह मैग्नेट की उस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या कहते हैं हम उसको दिशात्मक गुण दे बताते हैं। मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम दिशात्मक गुण। क्या बोलते हैं कि मैग्नेट हमेशा, जो ये मैग्नेट होता है, ये जो मैग्नेट होता है, एक इसमें नॉर्थ होता है, एक में साउथ होता है। तो मैग्नेट जो होता है हमेशा, अगर इसको हम खुला छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, फ्री छोड़ने पे हमारा मैग्नेट क्या दिशा दर्शाएगा, एक नॉर्थ दर्शाएगा और एक साउथ दर्शाएगा। ठीक है, तो मैग्नेट जो होता है वो नॉर्थ और साउथ दिशा दर्शाता है और ये धरती के नॉर्थ साउथ को बताता है कि मान लो ये हमारी धरती भी, एक धरती हमारी क्या है, एक प्रकार की बड़ा मैग्नेट जैसा है। तो धरती पे भी एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो हमारा जो मैग्नेट है वो भी नॉर्थ साउथ में ही जाके टिक जाता है। ठीक है, तो इसको दिशात्मक गुण कहते हैं। ठीक है, ये CDS के पेपर में आया है ना, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब पहले हमको यह समझना होगा कि जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है। तो देखो, जियोथर्मल पावर प्लांट, ठीक है, तो देखो ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है। धरती के अंदर क्या है, धरती के अंदर जो लाल लाल है इसको हमने क्या बोला, मैग्मा है। मैग्मा का मतलब होता है लावा। ठीक है, इस लावा के ऊपर कुछ चट्टाने रहती है, इस लावा के ऊपर कुछ चट्टाने रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड रॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कुआं खोदते हैं, एक होल करते हैं और इसके अंदर क्या डालते हैं,
तो नीले कलर का मैंने पानी डाला, इसके अंदर क्या डाला, वाटर डाला। अब ये वाटर इस पत्थरों के अंदर जाएगा और एक और गड्ढा करके हम लोग उस जगह देते हैं। तो अंदर क्या रहता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पानी है ये हाई प्रेशर की स्टीम बन के निकलेगा। ये हाई प्रेशर की स्टीम बन के निकलेगा, भाप बन के निकलेगा। इससे हम क्या घुमाएंगे, टरबाइन को घुमाएंगे। इससे हम क्या घुमाएंगे, टरबाइन घुमाएंगे, और इससे हमारे क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जियोथर्मल पावर प्लांट होता है। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट का उपयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसका सीधा आंसर क्या है कि यूज ऑफ थर्मल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, धरती की गर्मी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए हेतु तापीय ऊर्जा का उपयोग करना। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, बी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बार ग्रुप डी के पेपर में यह भी पूछा जा चुका है, ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है ये 2018 के, कि एक मणिकरण जियोथर्मल पावर प्लांट है। जो भी ऊपर थर्मल पावर प्लांट की बात की हमने, तो उसका एक एग्जाम्पल ये है मणिकरण जियोथर्मल पावर प्लांट। कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, भारत के हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण जियोथर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में एक और आया है, पूगा वैली जियोथर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पे, तो ये लद्दाख में है। पूगा वैली जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन क्या। ठीक है, बोला गया है जो न्यूटन है, न्यूटन का जो पहला नियम था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम क्या था, तो गति का पहला नियम जो था वो था v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, है ना। v क्या होती है, तो हमारी फाइनल गति होती है। u क्या होती है, हमारी इनिशियल यानी शुरुआती गति होती है। ए यानी क्या होता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, और टी मतलब क्या होता है, टाइम यानी समय। तो बोला गया है ये फर्स्ट नियम जो है यह किसके बीच और समय के बीच रिलेशन बताता है। तो देखो, समय तो हमको कहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया, समय हमको कहाँ दिख गया, यहाँ पे दिख गया। ठीक है, और किसके बीच बता रहा है, तो देखो हमको जो लेफ्ट में दे रखा है हमको उसके बीच रिलेशन बताना है, और जो राइट में दिख रहा है उसके बीच रिलेशन बताना है। तो लेफ्ट में तो हमको एक ही व्यक्ति दिख रहा है, जो कौन दिख रहा है, वेलोसिटी। तो एक तो रिलेशन किसके बीच हो गया, वेलोसिटी के बीच हो गया। ठीक है, अब यू भी क्या है, एक प्रकार की वेलोसिटी है, तो इसको भूल जाओ। ए क्या है, एक्सेलरेशन को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। एक्सेलरेशन को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो बचा क्या, वेलोसिटी और समय। तो पहला नियम जो है हमको किसके बीच रिलेशन देता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और टाइम, यानी वेग और समय। ठीक है, इसके अलावा हमको जो बाकी जो इसके नियम है वो भी बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग अगले पेज पे ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पहला नियम तो क्या है, फर्स्ट लॉ जो है वो है v बराबर u प्लस ए टी। ये किसके बीच रिलेशन बता रहा है, तो ये रिलेशन बता रहा है वेलोसिटी यानी वेग और टाइम यानी समय का। चलिए दूसरे लॉ की बात करें, दूसरे नियम की बात करें, न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो क्या है, तो वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब हम एक बार हमने वेलोसिटी ले लिया, अगली बार हम लोग क्या लेंगे, तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कौन दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमको दिख रहा है एस क्या होता है, तो एस का मतलब होता है पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस, एस का मतलब होता है डिस्टेंस, यू हमारा क्या है वेलोसिटी, टी हमारा क्या है टाइम। ठीक है, तो ये जो सेकंड लॉ होता है ये ध्यान रखिएगा, एक तो पोजीशन के बीच और टाइम के बीच रिलेशन बताता है। ठीक है, पोजीशन और टाइम के बीच, तो ये पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन बता रहा है, पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि
u और a क्या है, कांस्टेंट है, u और a कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा, न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है किसका, गति का, वो क्या होता है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। देखो यहाँ पे दोनों क्या दिख रही है, यहाँ पे दोनों क्या है, तो यहाँ पे दोनों है गति, यहाँ पे दोनों क्या है, वेलोसिटी, ये दोनों क्या है हमारी वेलोसिटी यानी गति, गति। और यहाँ पे ये ए क्या है, एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोल चुके हैं ऑलरेडी, कांस्टेंट। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा हमारा ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, एस। एस क्या होता है, तो होता है पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है उसकी दूरी यानी डिस्टेंस, है ना, विस्थापन यानी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो एस होता है यह क्या है, पोजीशन है। तो जो थर्ड नियम है हमारा वो किसके बीच रिलेशन बता रहा है, तो थर्ड नियम जो है वो वेलोसिटी और पोजीशन के बीच रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में आया हुआ टॉपिक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, न्यूटन के सेकंड नियम को हम किस और नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का फर्स्ट नियम जो फर्स्ट लॉ है उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व, जड़त्व का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। अगला, न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, आवेग, इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। और न्यूटन का जो तीसरा नियम जो होता है जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, तो लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है। तो हमको ये तीन नियम याद रखने, पहली बात तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है यानी इनर्शिया, न्यूटन का दूसरा नियम लॉ ऑफ मोमेंटम यानी आवेग, और न्यूटन का तीसरा नियम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो इसको देख के हम आंसर करेंगे न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम जो कहलाता है वो है एक्सप्लेन्स अबाउट चेंज इन मोमेंटम। ये मोमेंटम की बात करता है, ये किसकी बात करता है, मोमेंटम की बात करता है। मोमेंटम का मतलब होता है आवेग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल है, ये एलपी 2019 के पेपर में भी आया है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। तो देखो क्या है, एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है 2 सेकेंड्स के लिए, मैं लिख देता हूँ, हमको दे रखा टाइम बराबर 2 सेकेंड, वुड कवर कितना गुना डिस्टेंस ऑफ अ कार एक्सेलरेटिंग ओनली फॉर 1 सेकेंड। देखो दो कार है, एक कार 2 सेकेंड के लिए, एक कार जो है वो 2 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट करती है, त्वरण करती है, और एक कार 1 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट करती है। तो मान लो एक कार है 2 सेकेंड की और एक कार है वो 1 सेकेंड के लिए त्वरण किया, ठीक है। और हमको क्या बोला गया है कि ये दोनों कार जो है वो रेस्ट से चल रही है, मतलब बिल्कुल कार रुकी हुई थी, जीरो से चालू हुई। तो जो कार जीरो से चालू हुई है तो उनकी इनिशियल यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो होगी, इसकी भी स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, सेम एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन सेम है, मतलब इसका भी एक्सीलरेशन कितना है, इसका भी त्वरण यानी एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, इसका भी त्वरण यानी एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने ऊपर जो 3 फॉर्मूले पढ़ के आए हैं उससे हमको दूरी निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में दूरी की बात की गई है, पूछा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पूछा है। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखो u हमारा जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा गुणा होके मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो अब ये हाफ है, हमारा जो s है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, किसके अनुपात पे बढ़ेगा। तो देखो ये हाफ है, ये हाफ हमेशा हाफ रहेगा, बदलेगा नहीं, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। एक्सीलरेशन क्या है, हमारा कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, तो इसको भी भूल जाते हैं। तो जो दूरी है वो टाइम के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। तो मान लो जो दूरी है समय के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी, तो हमारे को 2 समय दे रखे हैं। एक समय कितना दिया है हमको, 2 सेकेंड, एक समय हमको दिया है 1 सेकेंड। तो
अगर जब समय 2 सेकंड रहेगा तो दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी। अब जो समय 1 दे रखा है जब, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। मतलब जो 1 सेकंड तक त्वरण करेगा, अगर वो 1 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 2 सेकंड तक जाने वाला व्यक्ति 4 डिस्टेंस कवर करेगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4 डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, कहने का मतलब कितना गुना है ये, तो 4 टाइम्स, 4 गुना अधिक डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा, 4, 4 गुना। ठीक है, तो ये न्यूटन के लॉ पे आधारित क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको PDF वगैरह और अलर्ट वगैरह सब कुछ एक ही चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे चैनल पे जाके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।